आज का क्वेश्चन लिखें सब बच्चे जल्दी से। आज का क्वेश्चन है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल in a uniform electric field. Drive the expression for the potential energy of electric dipole in a uniform electric field. क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन ये है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट है। उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके लिए हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले सपोज दैट हमने ये बना लिया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कल की तरह। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट होगा, ठीक है। पहले मान लो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वेटोरियल कंडीशन में रखा कल वाली में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हमने अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया है जो कि ए और बी है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से कंसिस्ट है। इसका सेंटर पॉइंट O है, ये इसकी लेंथ L है और ये वाली लेंथ भी L है। टोटल लेंथ हो जाएगी इसकी 2 है। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक। अब क्या है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को कल हमने ये सीखा था कि हम इसे रोटेटिंग करेंगे, और रोटेटिंग करेंगे तो रोटेटिंग करने में कुछ वर्क डन होगा। उस वर्क डन के लिए कल अपन लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था, और आज का क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है और इसका आंसर भी उससे कुछ मिलता जुलता है। आप देखेंगे कैसे हमने कल इसके लिए सॉल्व किया था कि हम इसका कोई सा भी एक पॉइंट पकड़ लें, चाहे पॉइंट ए और चाहे फिर पॉइंट बी, कोई सा भी एक पॉइंट पकड़ लें और एक पॉइंट को पकड़ के क्या करें, उसे रोटेट करें। तो हमने सपोज दैट ये वाला पॉइंट बी लिया और इसको पकड़ के ऊपर की ओर ले गए, रोटेट किया, तो पॉइंट ए नीचे की ओर आ जाएगा। पॉइंट बी को मैं ऐसे पकड़ा, हाथ से ऊपर की ओर ले गए, रोटेट किया, तो पॉइंट ए कहाँ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, रोटेट होगा नीचे की ओर आ जाएगा। और आप फिर इसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ जितने एंगल से घुमाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्क डन निकलता है। लेकिन बात ये बनती है कि जब आप इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक साइड से पकड़ के, मान लो यहाँ से पकड़ के ऊपर ले गए, यहाँ तक भी ले गए और यहाँ ले जा करके इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने छोड़ दिया, तो क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल वापस ऊपर से कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। सही बात है। जैसे आपको डायग्राम बना के हम दिखा देते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी को पकड़ के आप ऊपर ले गए, ये ले गए पॉइंट बी को जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉइंट बी इधर आ जाएगा नीचे की साइड, सॉरी पॉइंट ए नीचे की साइड आ जाएगा, आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और एंगल बन रहा है थीटा। आप यहाँ तक ले गए, आपने यहाँ से यहाँ तक इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट किया और इसे रोटेट करने में कुछ वर्क डन भी आप लोगों ने किया होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अब यहाँ ड्रॉप कर दें, छोड़ दें, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल वापस नीचे गिरेगा। अब सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल वापस नीचे क्यों गिरा, ले जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए तो इसको हमारी हेल्प की जरूरत पड़ी। जब हम इसे अपने हाथ से ऊपर ले गए तभी ये ऊपर गया, अपनी मर्जी से नहीं जा पाया। लेकिन ऊपर जाकर के हमने इसे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो वापस नीचे गिर गया। और नीचे गिरने के लिए इसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप गिर गया। हमने तो नहीं गिराया, अपने आप गिर गया, हमने केवल यहाँ से छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, गिरा अपने आप। लेकिन नीचे से ऊपर अपने आप नहीं गया। नीचे से ऊपर जाने के लिए, नीचे से ऊपर तक रोटेट करने के लिए हमने वर्क डन किया, इस पे हमने मेहनत की। लेकिन ऊपर ले जाके हमने इसे ड्रॉप किया तो अपने आप नीचे गिर गया। तो बात यह है
कि ऊपर से नीचे गिरा कैसे, इसका ऊपर से नीचे गिरने में सपोर्ट किसने किया, किस वजह से गिरा। जैसे नीचे से ऊपर जाने में तो सपोर्ट हमने किया है ना, हमने इसको एनर्जी दी है, हमने इसको वर्क किया ऊपर ले जाने में, लेकिन ऊपर से नीचे कैसे गिरा, ऊपर से नीचे आने के लिए इसको एनर्जी किसने दे दी। तो बात यह है कि ऊपर से नीचे आने के लिए इसके पास एनर्जी थी पहले से। कहां से आई इसके पास एनर्जी पहले से, तो इसके पास पहले से पोटेंशियल एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी, और उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये ऊपर से नीचे गिरा। कभी कभी आप लोगों ने शायद इसे पोजीशन एनर्जी के नाम से भी सुना होगा, अगर आप लोगों ने 11th सही से पढ़ा है तो। पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोजीशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या पोजीशन एनर्जी की वजह से ऊपर से नीचे गिरता है। क्यों, क्योंकि आप देखें किस पोजीशन में रखा है, गिरने की पोजीशन में रखा है, तो पोजीशन एनर्जी की वजह से ऊपर से नीचे गिरता है। लेकिन इसके अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी या पोजीशन एनर्जी आती कहां से है, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी या पोजीशन एनर्जी आई है वो हमने ही दी है इसको। कैसे, आपको पता है एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, आप किसी को दे दो उसके अंदर कंजर्व हो जाएगी, दूसरी फॉर्म में बाहर निकलेगी। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में। तो आप यहाँ देखेंगे कि जब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जो कि यहाँ था पॉइंट बी, जैसे रखा है पॉइंट बी जब नीचे था, आपने पॉइंट बी टर्मिनल को अपने हाथ से पकड़ा और मेहनत की और अपनी एनर्जी से इसे ऊपर ले गए, और आपने ऊपर ले जाने में वर्क डन किया, यहाँ तक ले गए, यहाँ तक ले जाने में आपने वर्क डन किया, और यहाँ तक ले जाने में आपने जितना वर्क डन किया वो वर्क डन इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कंजर्व होगा। जितना वर्क डन आप इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को नीचे से ऊपर ले जाने में कर रहे हैं, वो वर्क डन ही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कंजर्व होगा। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को गिरने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कहां से मिली, हमारे वर्क डन से। अगर हम वर्क डन नहीं करते, इसे नीचे से ऊपर नहीं ले जाते, तो क्या ये गिर पाता, कभी नहीं गिर पाता। दूसरी बात, हम इस पे जितना ज्यादा वर्क डन करेंगे, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को जितना ज्यादा ऊपर ले जाएंगे, रोटेट करेंगे, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा बनेगी, उतनी ज्यादा जनरेट होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बन किससे रही है, हमारे वर्क डन से। ज्यादा ऊपर ले जाएंगे तो वर्क डन ज्यादा करेंगे, और वर्क डन ज्यादा करेंगे तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा बनेगी। और हमारे पास इस बात का सबूत भी है कि इसे ज्यादा ऊपर तक रोटेट करने पर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा बनती है। क्या सबूत है, तो आप जानते हैं कि अगर हम इसे ज्यादा ऊपर ले जाएं इलेक्ट्रिक डाइपोल को, और फिर ऊपर जाकर के इसे ड्रॉप करें, तो ये ज्यादा एनर्जी के साथ नीचे गिरेगा, ज्यादा स्पीड से नीचे गिरेगा, गिरेगा कि नहीं। और अगर कम ऊपर तक ले जाएं तो कम स्पीड से नीचे गिरेगा। तो आप जितना ज्यादा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को ले जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा वर्क कर रहे हैं इसे ले जाने में, और उतना ही ज्यादा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बन रही है, इसलिए ये उतनी ज्यादा स्पीड से सडनली नीचे की ओर गिरता है। स्वाभाविक सी बात है, किसी चीज को आप कैसे मार करें, इसको आप यहाँ से फेंको नीचे गिरेगा, और ऊपर ले जाकर के फेंको तो और ज्यादा स्पीड से नीचे गिरेगा। यही है, तो यही काम इसमें कि आपने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऊपर की ओर ले गए, रोटेट किया, जितना ज्यादा ऊंचाई तक रोटेट करेंगे उतनी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, और उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये नीचे गिरता है। ठीक, अब तो पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता चल गया कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करते हैं तो हमने उसे रोटेट करने में जितना वर्क किया है, वो वर्क उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कंजर्व हो जाता है, इस वजह से वो इलेक्ट्रिक डाइपोल ऊपर से नीचे गिरता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक स्टैंडर्ड इसकी डेफिनेशन बनेगी, या इसका एक स्टैंडर्ड केस बनेगा कि हमें यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल करना है या इसको टेस्ट करना है कि कम से कम कितना एंगल बनाए, कितने एंगल से इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करें, मिनिमम से मिनिमम कितने एंगल से रोटेट करें कि हमें इसके अंदर बनने वाली पोटेंशियल एनर्जी क्लियर महसूस हो सके कि हाँ इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बन रही है। तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 90 डिग्री, मतलब कि π/2। इसका मतलब आप इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर रोटेट कर दो, और 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे तो बड़ी आसानी से स्पीड से नीचे गिरेगा।
गिरेगा तो उससे कम पर भी, लेकिन उससे कम पर जिस कंडीशन में गिरेगा वो शायद हो सकता है हमें इतनी ज्यादा अच्छे से महसूस ना हो सके, इसलिए 90 डिग्री को एक स्टैंडर्ड वैल्यू माना गया है। कैसे, देखो ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई, इस पर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ ए बी जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से कंसिस्ट है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रोटेट कर रहे हैं सपोज दैट ऊपर की ओर पॉइंट बी को पकड़ के, तो कितना रोटेट करना है 90 डिग्री पर, कम से कम 90 डिग्री पर। 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सीधा सीधा परपेंडिकुलर, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। आपने इसे कितना रोटेट कर दिया 90 डिग्री पर कर दिया ना, पहले तो ये जीरो एंगल उसी की डायरेक्शन में था, आपने इसे ऊपर ले गए बिल्कुल जस्ट ऊपर, तो आपने इसे 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया। और 90 डिग्री पर रोटेट करने के बाद क्या होगा, अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल जब गिरेगा, चाहे वो इस साइड गिरे चाहे फिर इस साइड गिरे, जिस साइड भी गिरेगा तो आपको महसूस होगा कि एकदम से नीचे गिर रहा है सडनली, तो किस वजह से, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो 90 डिग्री पर इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में बनेगी, जो आपको फील हो सकेगी कि हाँ पोटेंशियल एनर्जी की वजह से गिर रहा है, इसलिए 90 डिग्री को स्टैंडर्ड वैल्यू माना गया है। आप इसे 90 से कम पर भी रोटेट करें तब भी नीचे ही गिरेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप इसे 30 डिग्री या 60 डिग्री पर भी आप इसे रोटेट करें, मान लो यहाँ तक आप ले गए, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप इतना ले गए, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने इसे 60 डिग्री से भी रोटेट किया, सॉरी अगर आपने इसे 60 डिग्री से भी रोटेट किया तो गिरेगा तो तब भी नीचे, लेकिन फिर इतना अच्छा फील नहीं हो पाएगा, हम इसको इतना अच्छा ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको 90 डिग्री पर ले रहे हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 90 डिग्री। 90 डिग्री पर अगर हम इसे रोटेट करें फिर ये नीचे गिरे तो हम इस पर अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की वजह से नीचे गिरा है, ठीक। और 90 डिग्री को आप दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पाई/2, ये तो सब बच्चे जानते हैं। 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, पाई/2 बोलते हैं। वो पाई का मीन्स होता है 180, डिवाइडेड बाय 2 हो गया तो हो गया 90 डिग्री, है ना। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और फिर इसके डायग्राम के बारे में कुछ लिखेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे और फिर इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर में लिखना बेटा जल्दी से, वर्क डन in rotating any electric dipole, work done in rotating any electric dipole from standard position, any electric dipole from standard position to any angle with the electric field, to any angle with the electric field is known as potential energy, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, let P be the dipole moment, let P आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को P से बताते हैं, वही लिखना है, P सिंबल है ना। let P be the dipole moment of the dipole, let P be the dipole moment of the dipole E,
आगे लिखना ई के बाद विद द यूनिफॉर्म फील्ड and the dipole is placed at an angle theta of theta with respect to the field at an angle of theta with respect to the field ठीक। अब देखो, अब आप लोग वर्ड पर देखना। तो सबसे पहले हम इस पे देखेंगे कि ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्या वर्क कर रहा होगा? टॉर्क वर्क कर रहा होगा, है ना? ये तो आप जानते ही है। तो सबसे पहले हम इसका टॉर्क फोर्स निकालेंगे। टॉर्क फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका टॉर्क फोर्स कितना होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का? तो टॉर्क फोर्स का फॉर्मूला आप लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ये टॉर्क फोर्स लगता है, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करेंगे, तभी तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम कल की तरह। और कितने एंगल से? स्मॉल एंगल से। स्मॉल एंगल कितना? डी थीटा। पहले स्मॉल एंगल से रोटेट करेंगे, कम एंगल बनाते हुए रोटेट करेंगे, और जब सक्सेस हो जाएंगे तो थीटा एंगल से रोटेट करेंगे। लगभग एक एक लाइन कल की तरह ही है पूरे डेरिवेशन की, है ना? तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे also work done in displacing through d theta angle, कितना एंगल से रोटेट कर रहे हैं हम? डी थीटा एंगल से डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं, मतलब कि रोटेट कर रहे हैं। कितना होगा फिर इसका वर्क डन? तो हम इसका वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे जिस तरह से कल लगाया था, एक एक लाइन कल की तरह है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन को किससे बताएंगे? W से। फोर्स की जगह क्या आएगा? आपका टॉर्क फोर्स आएगा टाउ। डिस्प्लेसमेंट कितने एंगल से रोटेट कर रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी थीटा। लेकिन अगर आप इसे कम एंगल से रोटेट कर रहे हैं, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, तो आपका वर्क डन भी कैसा होगा? स्मॉल होगा। इसमें भी क्या लगेगा? डी लगेगा, यानी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। टाउ की वैल्यू पहले से आपके पास है, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाउ। टाउ की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? टाउ की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। टाउ की जगह टाउ की वैल्यू पुट कर दी और आपका स्मॉल वर्क डन आ गया। अब क्या करना है? अब इसे ज्यादा एंगल से घुमाएंगे
और लार्जर वर्क डन निकालेंगे। लेकिन बस यहीं से ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा कल वाले से, थोड़ा सा डिफरेंट, बाद बाकी सेम टू सेम कल वाले जैसे ही है। किस तरह से, पहले हम इसे लिखेंगे, नाउ द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, now the work done in displacing from पाई बाई टू थीटा। हम क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि पहले हम स्मॉल एंगल से इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कर चुके हैं। कितने एंगल से, ये लिखा हुआ है डी थीटा एंगल से, जिसका वर्क डन अपन लोग निकाल भी चुके हैं। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, ज्यादा एंगल से रोटेट कर रहे हैं। तो कल वाले में तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं, लेकिन आज वाले में स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखी जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू ली जा रही है कि हम इसे नाउ द वर्क डन इज डिस्प्लेसिंग फ्रॉम पाई बाई टू थीटा, कम से कम पाई बाई टू से स्टार्ट करेंगे। कल कहां से माना था, जीरो से, कल ली थी लोअर लिमिट जीरो, कि कम से कम जीरो से स्टार्ट करेंगे घुमाना, लेकिन आज स्टैंडर्ड वैल्यू कम से कम पाई बाई टू से, और मैक्सिमम कहां तक, थीटा तक। थीटा मतलब कितना भी हो सकता है, 180, 360, 270, कितना भी हो सकता है। पाई बाई टू के बाद मतलब 90 डिग्री के बाद कितना भी हो सकता है थीटा, लेकिन स्टार्ट पाई बाई टू से करेंगे। मिनिमम वैल्यू पाई बाई टू लेंगे, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। और कल वाले में कहां से लिया था, जीरो से। यहाँ पाई बाई टू क्यों ले रहे हैं, ये तो आपको पता है, अभी हमने बताया था कि पाई बाई टू मतलब कि 90 डिग्री पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी को हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो ऊपर से नीचे गिर रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसलिए स्टैंडर्ड वैल्यू पाई बाई टू है 90 डिग्री। तो कम से कम 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आप थीटा से, थीटा मतलब कितना भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम इसका वर्क डन निकालेंगे। अब ये तो पता है कि ज्यादा एंगल से रोटेट कर रहे हैं तो वर्क डन ज्यादा होगा, लेकिन पहले अपन इस स्मॉल वर्क डन को ही लिखेंगे जो निकाल चुके हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये स्मॉल वर्क डन की वैल्यू है। और इस स्मॉल वर्क डन का अपन क्या करेंगे, इस स्मॉल वर्क डन को अपन लार्जर वर्क डन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, इंटीग्रेशन के द्वारा, कल बताया था। इसके लिए मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन बना हुआ है। इंटीग्रेशन क्या करता है, किसी स्मॉल वैल्यू को लार्जर वैल्यू में कन्वर्ट कर लेता है। तो इधर आपका ये स्मॉल वर्क डन लार्जर वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इधर ये आपका एंगल स्मॉल एंगल लार्जर एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमने बोथ साइड का इंटीग्रेशन कर दिया। मैथमेटिक्स में तो एक जैसी घटनाएं करना पड़ती है दोनों साइड, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा, आपको लिमिट लगाना पड़ेगी कि आप इसे मिनिमम से मिनिमम कितना करना चाहते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना इंक्रीज करना चाहते हैं। तो वर्क डन तो आपका मिनिमम से मिनिमम मान लो 0 रहेगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम W रहेगा। और बात करें एंगल को रोटेट करने की, तो एंगल आपका मिनिमम से मिनिमम कितना है, पाई बाई टू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, कल की तरह नहीं है 0, क्योंकि 0 पर हम पोटेंशियल एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते इसलिए। और मैक्सिमम एंगल कितना है, थीटा, थीटा मतलब कितना भी हो सकता है, 270, 360, कितना भी हो सकता है ना। तो मैक्सिमम थीटा और मिनिमम पाई बाई टू। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन 0 to W डी डब्ल्यू, पी को हम निकाल देंगे बाहर, निकाल दिया पी को बाहर, अंदर कौन बचेगा, अंदर बचेगा साइन थीटा और डी थीटा, और आपकी लिमिट पाई बाई टू से थीटा। सही है, पी को बाहर निकाल दिया, केवल साइन थीटा को अंदर रखा। क्यों रखा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, डी थीटा लिखा है। इंटीग्रेशन किसके लिए हो रहा है, जिसमें डी लगा होता है उसके लिए। आपको बड़ा किसको करना है, किसकी स्मॉल वैल्यू से लार्जर वैल्यू में कन्वर्ट करना है, आपको थीटा को स्मॉल वैल्यू से लार्जर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। यहाँ ये स्मॉल एंगल है डी थीटा, आप इसे थीटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो थीटा वाला इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा। साइन में थीटा इसलिए वो इंटीग्रेशन के अंदर है, और ये बिना एंगल वाले हैं इसलिए बाहर है, ठीक, इनका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। अब आपको पता है, कल भी हमने बताया था कि इंटीग्रेशन कैसे होता है। इसका डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा तो डी हट जाएगा और डब्ल्यू रह जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन का काम क्या है, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना, स्मॉल वैल्यू को लार्जर वैल्यू में कन्वर्ट करना। अब आपका डी डब्ल्यू क्या है, स्मॉल वैल्यू है,
और अगर इसका इंटीग्रेशन हो चुका है तो डी हट जाएगा, जिससे लार्जर वैल्यू बन जाएगा। डब्ल्यू को अपन क्या कहेंगे, लार्जर वर्क कहेंगे। तो इंटीग्रेशन से डी हट गया और ये लार्जर वर्क में कन्वर्ट हो गया डब्ल्यू में, लेकिन लिमिट आपकी लगी रहेगी 0 से डब्ल्यू। इसी तरह से पीई साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। कल भी हमने बताया था इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा। कल ही बताया था हमने। तो इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, इस पूरे की जगह कौन आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। और आपकी लिमिट तो वैसी की वैसी रहेगी, π/2 से थीटा। लिमिट अपनी जगह पर वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। लिमिट अपनी जगह पर अपना काम कर रही है, π/2 से थीटा। तो आपने देखा कि साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूले से क्या बन गया, माइनस कॉस थीटा। कल वाले क्वेश्चन में भी था। लिमिट अपनी जगह पर वैसी की वैसी है, π/2 से थीटा। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, इस लाइन को हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं। W इज इक्वल टू 0 to W इज इक्वल टू P को ले लो बाहर, ले लिया P को बाहर, ये माइनस भी ले ले इसका बाहर, अंदर माइनस अच्छा काम नहीं करेगा, बाहर ले लिया माइनस को, ठीक है। अब कौन बचेगा अंदर ब्रैकेट में बचेगा कॉस थीटा, और लिमिट क्या बचेगी, लिमिट बचेगी π/2 से थीटा। लिमिट तो अपनी जगह पे लगी है, लिमिट को भी हमने सॉल्व नहीं किया है। ये P क्या है, इसको गलत नहीं समझना, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम देखेंगे, सबसे पहले लिमिट को सॉल्व करेंगे। कल हमने लिमिट को सॉल्व करना कैसे सिखाया था, जिसके लिए इंटीग्रेशन हुआ है उसकी जगह पर लिमिट आती है, और पहले हायर लिमिट आती है ऊपर वाली, फिर माइनस लगता है, और फिर लोअर लिमिट आती है नीचे वाली। ऐसी कल सिखाया था इंटीग्रेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन किसका हुआ है, डी डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हुआ है। तो अब जो लिमिट आएगी, जो कि लिमिट है 0 और डब्ल्यू, ये लिमिट कहाँ लिखी जाएगी, डब्ल्यू की जगह पर लिखी जाएगी। तो सबसे पहले तो ये डब्ल्यू लिखा है, इस डब्ल्यू की जगह इसकी अपर लिमिट लिखेंगे डब्ल्यू, फिर माइनस, फिर इस डब्ल्यू की जगह इसकी लोअर लिमिट लिखेंगे। लोअर लिमिट कितनी है, 0, तो डब्ल्यू माइनस 0 बन गई। इसी तरह से माइनस P, बिल्कुल कल की तरह चल रहा है एक एक लाइन। इस साइड इंटीग्रेशन किसके लिए हुआ था, तो आपको ही दिख रहा है, डी थीटा के लिए इंटीग्रेशन किया गया था, मतलब कि थीटा के लिए इंटीग्रेशन किया गया था। क्यों, क्योंकि डी थीटा एक स्मॉल एंगल था और इसे हम लार्जर एंगल में कन्वर्ट करना चाह रहे थे थीटा में, इसलिए हमने इसका इंटीग्रेशन किया था। तो इंटीग्रेशन किसके लिए हुआ था, इंटीग्रेशन हुआ था थीटा के लिए। तो अब जो लिमिट रखी जाएगी वो कहाँ रखी जाएगी, थीटा की जगह पर। कैसे, कॉस थीटा की जगह पहले उसकी ऊपर वाली लिमिट थीटा माइनस, फिर से कॉस आएगा, लेकिन इस बार थीटा की जगह क्या लिखेंगे, उसकी नीचे वाली लोअर लिमिट π/2 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, डब्ल्यू में से 0 जाएगा तो डब्ल्यू बचेगा, इज इक्वल टू माइनस PE। अब तो ये छोटा वाला ब्रैकेट लगा लो, कॉस थीटा लिमिट रखी गई है, कॉस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस PE, कॉस थीटा में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। यानी इतना वर्क डन आप करेंगे कब, जब आप इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को कम से कम 90 डिग्री पर या इससे ज्यादा पर रोटेट करेंगे तब, ठीक है। लेकिन बात ये बनती है कि हमें निकालना क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, और निकाल क्या लिया है, वर्क डन। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि जितना इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप नीचे से ऊपर ले जाने में वर्क डन करेंगे, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर बनेगी। डेफिनेशन में भी लिखवा चुके हैं अभी कि इतना वर्क डन अगर आपने किया है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऊपर ले जाने में, 90 डिग्री से थीटा एंगल तक घुमाने में, एंगल बनाने में, तो इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर बनेगी। यानी ये वर्क डन आपका किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा कि नहीं। तो सबसे पहले अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को 11th क्लास में वैसे PE से बताते हैं। दो सिंबल होते हैं, एक सिंबल होता है PE और दूसरा सिंबल होता है U।
पी वाला सिंबल हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इधर पहले से पी लगा हुआ है। हालांकि इस पी का मीन्स अलग है, पी मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पी का मीन्स अलग है और इस पी की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अपन फिर भी इस सिंबल का यूज नहीं कर सकते, कौन से वाले का करेंगे? यू वाले का। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ब्रैकेट में यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? माइनस पीई कॉस थीटा। मतलब जो आपका वर्क डन है वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगा, मतलब कि U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। जितना वर्क डन आपने उसे रोटेट करने में किया है वो वर्क डन ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व होता है। तो जितना वर्क डन उतनी पोटेंशियल एनर्जी। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। लेकिन अब हम इसके केस पढ़ेंगे कि एनर्जी कब मिनिमम होगी और कब मैक्सिमम, और वो डिपेंड किस पे करता है? एंगल पर, कि आप कितने एंगल से उसे रोटेट कर रहे हैं, वो कितना एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले हम इसका केस पढ़ेंगे फर्स्ट, केस वन। केस वन में हम ले लो पहला एंगल इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मिनिमम एंगल ले लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी? U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। फॉर्मूला लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का, वैल्यू पुट करेंगे माइनस पी, कॉस थीटा की जगह कॉस 0 डिग्री। U इज इक्वल टू माइनस पी, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो U इज इक्वल टू माइनस पीई। यानी पोटेंशियल एनर्जी तो इसकी बनेगी 0 डिग्री पर, लेकिन कैसी बनेगी? नेगेटिव बनेगी। कैसी बनेगी? नेगेटिव। इसका मतलब आप देखो डायग्राम में, पहली बात तो 0 डिग्री पर एनर्जी बन कैसे रही है, और बन रही है तो निगेटिव कैसे बन रही है, उस बात को देखो आप। तो ये 0 डिग्री का मीन्स क्या है पहले ये देखो। हमने आपको बताया ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आज के क्वेश्चन में इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन जो कि यहाँ लिखी हुई है π/2, π/2 के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले ही π/2 पर प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल नेगेटिव पॉजिटिव ये पहले ही π/2 एंगल पर प्रेजेंट है, पहले से ही है। ये हॉरिजॉन्टल नहीं रखा है इस तरह से कल वाली तरह, पहले से π/2 पर प्रेजेंट है, जिससे मिनिमम एनर्जी इसके अंदर बन सके। अब ये π/2 पर प्रेजेंट है पहले से, अब हम इसे 0 डिग्री से घुमाएं। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि हमने इसे बिल्कुल भी नहीं घुमाया, और बिल्कुल भी नहीं घुमाया तो ये कितने पर रहेगा? 90 डिग्री पर रहेगा, और 90 डिग्री पर रहेगा तो इसके अंदर कुछ एनर्जी होगी, जरूर होगी, तभी तो ये गिरेगा 90 डिग्री से, गिर जाएगा 90 डिग्री से। लेकिन ये 90 डिग्री पर गिरेगा किधर की ओर? नीचे की ओर गिरेगा, और नीचे की ओर गिरेगा तो कौन सी एनर्जी मानी जाएगी? नेगेटिव एनर्जी। इसलिए ना इसका जो दिख रहा है 0 डिग्री, इसका 0 डिग्री का मीन्स ये नहीं है कि 0 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल रखा है। 0 डिग्री का मीन्स ये है तो जो 90 डिग्री पर रखा था वैसा की वैसा 90 पर रखा है, 90 के बाद एक्स्ट्रा हमने आगे से नहीं घुमाया है, वैसा की वैसा 90 पर ही रखा है। 90 में और कोई एंगल ऐड नहीं किया है, तो 0 एंगल ऐड किया है अगर और कोई ऐड नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। अब अपन इसका पढ़ेंगे केस नंबर सेकेंड। केस सेकेंड क्या बनेगा? इफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखना 90 तो ये पहले से है, π/2 मतलब 90, 90 पहले से है। अब हम इसे 90 और रोटेट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा टोटल? 180, और फिर हम देखेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, है ना। लेकिन उससे पहले कुछ खास बात, हाँ, तो हम इसमें देख रहे हैं कि अगर हम इसे 90 डिग्री से रोटेट करें, 90 डिग्री पर तो पहले ही है, 90 डिग्री और रोटेट कर रहे हैं, लेकिन हम जितना रोटेट कर रहे हैं उतना ही लिखेंगे। 90 रोटेट कर रहे हैं तो 90 लिखेंगे। पहले हम 0 कर रहे थे, मतलब जहां था 90 पर वही था, हमने 0 किया अपनी ओर से तो 0 लिखा। इस बार हम अपनी ओर से 90 कर रहे हैं तो 90 लिखेंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा बेटा? आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का, U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, यही होता है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा की जगह आप कितना लिखेंगे? 90 डिग्री, क्योंकि इस बार हम इसे कितने से रोटेट कर रहे हैं?
90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू माइनस पीई। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप सब बच्चे जानते हैं cos 90 की वैल्यू होती है 0। अब क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस पीई में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब कि अगर हम इसे 90 डिग्री से रोटेट करें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ऐसा क्यों, कि जब 0 से कर रहे थे तब तो माइनस पी बन रही थी, नेगेटिव में बन रही थी, लेकिन अब हम इसे 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 बन रही है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आप केवल इस 90 को ना देखें, जो पहले से 90 है उसको भी देखें। हमने आपको क्या बताया, आज आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब पहले से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दिख रहा है, पहले से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। सेकंड केस के अकॉर्डिंग हमने इसे 90 डिग्री और रोटेट कर दिया, ऐसा तो ये रखा ही है। अब इस केस के अकॉर्डिंग हमने इसे 90 डिग्री और रोटेट कर दिया। अब यहाँ से हम इसे 90 डिग्री और रोटेट करेंगे, इतना ही और घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये घूम करके पॉइंट बी इस साइड पहुंच जाएगा और ये इस साइड पहुंच जाएगा। मतलब कि नेगेटिव चार्ज इस साइड और पॉजिटिव चार्ज इस साइड, क्योंकि पहले ऐसे में था। इतना 90 डिग्री और इसे घुमा देंगे तो बी इस साइड और ये इस साइड पहुंच जाएगा घूम करके। और अगर ये ऐसे पहुंच गया तो अब ये ऐसे में गिरेगा नहीं, ऐसे में तो वो गिर ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ऐसे में तो बिल्कुल सीधा रखा है हॉरिजॉन्टल, गिर ही नहीं पाएगा। और नहीं गिरेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, 0 बनेगी। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अब हम इसका लास्ट केस पढ़ेंगे, केस नंबर 3। इसमें हम केस नंबर 3 को क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए कि हमने ये देख लिया कि 0 डिग्री पर हम इसे रोटेट करें। 0 डिग्री मतलब ये 90 था, वैसा की वैसा है, हमने इसे अपनी ओर से कोई एंगल बना के नहीं दिया, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो होती है लेकिन नेगेटिव होती है। अगर हम इसे 90 डिग्री से रोटेट करें तो ये 90 पहले से था, हमने 90 और कर दिया तो 180 हो गया। मतलब ये इधर का इधर पहुंच गया, आधा राउंड इसमें लगा लिया, हो गया लेकिन सीधा। और सीधा होने की वजह से अब ये नीचे गिरेगा नहीं, इसलिए इसकी एनर्जी होगी 0, क्योंकि नीचे नहीं गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं है, इसका मतलब इसकी एनर्जी होगी 0। तो दो वैल्यू तो हमने पढ़ ली, दो कंडीशन पढ़ ली, एक नेगेटिव जिसमें आंसर नेगेटिव आता है, एक कंडीशन जिसमें आंसर 0 आता है। लेकिन अभी तक हमने ऐसी कोई वैल्यू नहीं देखी जिसमें पोटेंशियल एनर्जी का आंसर पॉजिटिव आ रहा हो, तो हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू अब देखना चाहिए। तो कैसे, उसके लिए अपन केस 3 को पढ़ेंगे। इसका केस 3 होता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर एंगल आपका कितना बन रहा हो, 180 डिग्री का बन रहा हो, तो फिर आपका पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएं पोटेंशियल एनर्जी का, U इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस 180। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1, cos 180 की वैल्यू -1। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई पी में करेंगे तो पी। ऐसी कंडीशन में आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, लेकिन कब, जब आप इसे 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तब। इतना तो वो पहले से रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना तो वो पहले से रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेगेटिव और पॉजिटिव। 90 डिग्री पर तो वो पहले से ही रखा हुआ है। अब आप इसे 180 डिग्री से और रोटेट कर दें, और 180 डिग्री का रोटेट करने का मतलब होता है हाफ सर्किल कंप्लीट करना। मतलब कि आपका ये पॉइंट ए ऊपर पहुंच जाएगा और पॉइंट बी नीचे पहुंच जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर और नेगेटिव चार्ज बी के साथ नीचे आ जाएगा। तो अब आपने इसे 180 से घुमा तो दिया, लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जिस पॉइंट बी को हम स्टार्टिंग से लेकर के चल रहे थे, वो पॉइंट बी अभी नीचे है और पॉइंट ए अभी ऊपर है। अब ये गिरेगा अगर, तो गिरने पर क्या होगा, पॉइंट ए वापस नीचे आ जाएगा और पॉइंट बी वापस ऊपर चला जाएगा, और पॉइंट बी ऊपर जा रहा है, इसलिए इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कौन सी मानी जाएगी,
पॉजिटिव मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉइंट भी आपका ऊपर जा रहा है इसलिए। समझ गए? तो ये इसकी 3 कंडीशन बनती है, अलग अलग कंडीशन, जिसमें आप 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर इसकी अलग अलग एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना।